नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारी ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल चामुंडा स्टडी स्टूडियो को और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपके पास हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार मित्रों, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम आज की हमारी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जो कि विगत परीक्षाओं में पूछी गई है। और यह प्रश्न जो कि हमारी पूर्व में हुई माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में पूछे गए हैं, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और आने वाली हमारी जो परीक्षा है वह प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, उनमें भी इन प्रश्नों की आने की बहुत ही अत्यधिक संभावना है। तो चलिए मित्रों, आज हम इन प्रश्नों का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं और इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मित्रों, आज का देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो चलिए मित्रों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि डिस्प्रैक्सिया के लक्षणों में से एक है, यानी कि जो डिस्प्रैक्सिया नामक बीमारी होती है, इसके लक्षणों में कौन सी बीमारी आती है? क्या वह वर्तनी को समझने में समस्या वाली बीमारी होती है? क्या वह गणितीय गणना करने से संबंधित बीमारी होती है? क्या वह कलम पकड़ने और लिखने की समस्या वाली बीमारी होती है? क्या वह भाषा उच्चारण संबंधी बीमारी होती है? तो चलिए मित्रों, इन सभी बीमारियों के बारे में देखते हैं। मित्रों, जो गणना संबंधी बीमारी जो होती है वह आती है डिस्कैल्कुलिया के अंतर्गत, यानी कि यह संबंधित है डिस्कैल्कुलिया से। और जो कलम पकड़ने या लिखने संबंधी बीमारी जो होती है वह आती है डिस्प्रैक्सिया के अंतर्गत। तो इसका मित्रों सही उत्तर जो होगा वह होगा नंबर 3, जो कि है कि एक कलम पकड़ने संबंधी बीमारी। जो डिस्प्रैक्सिया जो होती है वह एक लिखने संबंधी बीमारी, यानी कि लेखन संबंधी बीमारी होती है। तो चलिए मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि बात की पुनरावृत्ति के लिए सामग्री को खाली स्थान में संग्रहित किया जाता है। यानी कि किसी भी चीज़ की हमें अगर पुनरावृत्ति करनी हो, यानी कि बाद में अगर हमें उस चीज़ की पुनरावृत्ति करनी हो, तो उसे कौन सी स्मृति में इकट्ठा करके या संग्रहित करके रखा जाता है? क्या उसे दीर्घकालिक स्मृति में रखा जाता है? क्या उसे लघुकालिक स्मृति में रखा जाता है? क्या उसे कंठस्थ स्मृति में रखा जाता है? क्या उसे संवेदी स्मृति में रखा जाता है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा दीर्घकालिक स्मृति। यानी कि कोई भी चीज़ अगर दीर्घ समय तक, यानी कि अत्यधिक समय तक रहेगी, तभी हम उसकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं, वरना हम उसकी पुनरावृत्ति नहीं कर सकते। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा दीर्घकालिक स्मृति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों, अगला प्रश्न जो है हमारा वह है कि निम्न में से कौन सी एक तकनीक है जिसका उपयोग आकलाने को एड्रेस करने के लिए किया जाता है? यानी कि वह कौन सी तकनीक है जिसका प्रयोग व्यक्ति जब अपना जो भाषा का विश्लेषण करता है, यानी कि कोई कथन कहता है, तो उसका रुक रुक कर अच्छे से अनुवाद करके सुनाता है। तो वह कौन सा प्रक्रिया है, यानी कि वह कौन सी तकनीक है जिसके अंतर्गत वह किया जाता है? क्या वह लंबा भाषण के अंतर्गत किया जाता है? क्या वह उद्देश्यपूर्ण भाषण तकनीक के अंतर्गत किया जाता है? क्या वह व्यावहारिक भाषण तकनीक के अंतर्गत किया जाता है? क्या वह विलंबित भाषण तकनीक के अंतर्गत किया जाता है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा कि लंबा भाषण। यानी कि जब व्यक्ति लंबा लंबा भाषण देते हैं तो वह, आपने अक्सर देखा होगा कि वह रुक रुक कर अपने भाषणों को बोलने का प्रयास करते हैं, जिससे कि वह स्पष्ट रूप से श्रोताओं को सुनाई दे। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा लंबा भाषण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा वह है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में वातावरण और अनुभव की समृद्धि खाली स्थान का विकास करने में सक्षम होती है। यानी कि जब जीवन का प्रारंभ होता है, यानी कि जब एक शिशु जन्म लेता है, तो वह वातावरण और अनुभव की स्मृति, यानी कि जो वातावरण और अपने अनुभव होते हैं उनकी समृद्धि का विकास कब शुरू करता है? तो वह कैसे इनको शुरू करता है? क्या वह जन्मजात क्षमता का विकास करने में सक्षम होगा तब? क्या वह समस्याओं से संबंधित होगा तब? क्या वह आनुवांशिकता से संबंधित होगा तब? या वह बुद्धि से संबंधित है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा जन्मजात क्षमता। यानी कि एक शिशु या एक बालक के बारे में अगर हम कहें तो वह अपने प्रारंभिक वर्षों में वातावरण और अनुभव की समृद्धि, यानी कि उसमें जो वृद्धि करता है, वह अपने जन्मजात क्षमता का विकास करने में
सक्षम होगी। यानी कि जब उसकी जो जन्मजात क्षमताएं होती हैं तब उनका विकास होता है, तब वह अपने अनुभव और वातावरण में समृद्धि कर सकता है। तो उसका सही उत्तर जो होगा वह होगा जन्मजात क्षमता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि विद्यालय में उपलब्धि खाली स्थान से सबसे अधिक निकटता से संबंधित है। यानी कि जो विद्यालय में उपलब्धि होती है, जो विद्यालय की उपलब्धि के अंतर्गत जो सबसे अधिक निकटतम हो, यानी कि जो सबसे अधिक निकटतम यानी कि निकट हो, वह किससे संबंधित है? क्या वह माता पिता का व्यवहार है इसके अंतर्गत? क्या वह छात्रों का आचरण है? क्या साथी समूह से बातचीत है? क्या शिक्षकों की गुणवत्ता है? तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा शिक्षकों की गुणवत्ता। क्योंकि विद्यालय में एक शिशु जो होता है वह सबसे ज़्यादा अधिकतम निकट एक शिक्षक के ही होता है। ना वह माता पिता से होता है, ना वह छात्रों के आचरण से होता है, ना ही वह अपने साथी समूह से होता है। वह शिक्षक से सबसे ज़्यादा अधिक निकट होता है। अर्थात इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा शिक्षकों की गुणवत्ता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निर्माणवाद ज्ञान के मूल्य को स्वीकार नहीं करता। निम्न है, जो निर्माणवाद होता है उसका जो ज्ञान है वह कौन से मूल्य को स्वीकार नहीं करता है? क्या वह वैयक्तिक मूल्य को स्वीकार नहीं करता है? क्या वह व्यक्तिपरक मूल्य को स्वीकार नहीं करता है? क्या वह सार्वभौमिक मूल्य को स्वीकार नहीं करता है? क्या वह व्यक्तिगत मूल्य को स्वीकार नहीं करता है? तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा सार्वभौमिक। क्योंकि जो हमारे जो तीनों ऑप्शन हैं वे व्यक्तिगत हैं, यानी कि व्यक्तिगत रूप से हैं, जबकि जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है वह सार्वभौमिक यानी कि सभी के लिए जरूरी है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा सार्वभौमिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अजनबियों का भय जो बच्चे विकसित करते हैं खाली स्थान के कारण होता है। यानी कि जब एक बच्चे को या शिशु को जो अजनबी व्यक्ति होते हैं उनका भय लग जाता है तो वह किसके कारण से होता है? क्या वह क्रिया प्रसूत के कारण होता है? क्या वह संकेत अधिगम के कारण होता है? क्या वह चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन के कारण होता है? क्या वह अंतर्दृष्टि अधिगम के कारण होता है? तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन। यानी कि जब व्यक्ति चिर प्रतिष्ठित हो जाता है तो वह, यानी कि जो व्यक्ति एक शिशु या बालक के करीब ही नहीं होते हैं या जिनके बारे में वह चिर प्रतिष्ठित होता है, यानी कि उनके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं होती, यानी कि वो व्यक्ति उसके लिए एक अजनबी होते हैं, तो उनसे एक बच्चे को भय लगता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा चिर प्रतिष्ठित प्रानुकूलन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पाठ्यक्रम डिजाइन करते समय बच्चे की अंतर्निहित क्षमताओं को खाली स्थान चाहिए। यानी कि जो पाठ्यक्रम का डिजाइन, यानी कि एक पाठ्यक्रम को जब तैयार किया जाता है तो बच्चे की जो बच्चे की क्षमताएं होती हैं तो क्या उनको ध्यान में लाना चाहिए? क्या उन्हें निकाल देना चाहिए? क्या उन्हें अलग करना चाहिए? क्या उन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए? तो मित्रों यह काफ़ी सरल प्रश्न है और आपको अच्छे से आ भी गया होगा कि जब एक पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है या डिजाइन किया जाता है तो एक बच्चे की क्षमताओं को ध्यान में लाना चाहिए कि बच्चे की क्या क्षमताएं हैं, कैसी बच्चे की क्षमताएं हैं। तो इस पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है जब एक पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है तब। तो उसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ध्यान में लाना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि एरिक्सन के अनुसार यदि खाली स्थान स्थापित नहीं होता तो भूमिका में श्रम होता है। यानी कि जो एरिक्सन है उन्होंने किस भूमिका में भ्रम नहीं होता? जो एरिक्सन है उन्होंने पहचान के बारे में कहा है कि जो पहचान जो है, यदि पहचान स्थापित, यानी कि जो पहचान होती है वह स्थापित नहीं हो तो भूमिका का भ्रम हो जाता है। यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए उसकी पहचान होना अति आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा पहचान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है हमारा कि खाली स्थान ने संज्ञानात्मक विकास के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण विकसित किया है। यानी कि वह कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण विकसित किया है? मित्रों आपको पता होगा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो दिया है जीन पियाजे जी ने,
जो जीन पियाजे जी हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। लेकिन संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जो सामाजिक संस्कृति का जो विकास होता है, यानी कि सामाजिक संस्कृति को महत्व दिया है, वह दिया है लेव वाइगोत्स्की ने। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा लेव वाइगोत्स्की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि बाल विकास निम्न से संबंधित है। जो बाल विकास होता है वह संबंधित किससे होता है? क्या वह केवल मात्रात्मक परिवर्तन से संबंधित है? क्या वह केवल गुणात्मक परिवर्तन से संबंधित है? क्या वह गुणात्मक परिवर्तन एवं मात्रात्मक परिवर्तनों के अनुरूप होता है? तो मित्रों, जो बाल विकास होता है वह गुणात्मक परिवर्तन और मात्रात्मक परिवर्तनों के अनुरूप होता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3। मित्रों में से चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं कि गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तनों से स्वतंत्र होते हैं। मित्रों, ऐसा कतई नहीं होता कि गुणात्मक परिवर्तन मात्रात्मक परिवर्तनों से स्वतंत्र हों, वे एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी एक दूसरे में निहित रहते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा कि बच्चों में होने वाले द्विध्रुवी विकार की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? यानी कि जो बच्चों में द्विध्रुवी विकार, यानी कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है वह होता है, जो बाइपोलर डिसऑर्डर होता है मित्रों वह होता है हमारे मस्तिष्क के संबंधित विकार, यानी कि जो मस्तिष्क में जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं उनसे संबंधित होता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा मूड में अत्यधिक बदलाव होना, यानी कि व्यक्ति का जो मूड होता है, जो मस्तिष्क होता है, उसमें जो सोच विचार करने की जो क्षमताएं होती हैं उनमें सर्वाधिक बदलाव देखने को मिलता है। किसके अंतर्गत? बाइपोलर डिसऑर्डर, यानी कि जो द्विध्रुवी विकार होता है वह मूड में अत्यधिक बदलाव का कारण है। यानी कि एक बच्चे में अगर द्विध्रुवी विकार उत्पन्न हो गया है तो उसके अंतर्गत उसके मूड में सर्वाधिक बदलाव होगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा मूड में अत्यधिक बदलाव का होना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस प्रकार के सिद्धांत विकास में अनुभवों और आनुवंशिकी दोनों के योगदान को स्वीकारते हैं? यानी कि जो हमारा सिद्धांत है कौन सा कि विकास और अनुभव आनुवंशिकी दोनों के योगदान को स्वीकारते हैं, यानी कि वह कौन सा सिद्धांत है जो विकास और अनुभव, विकास में अनुभव और आनुवंशिकी, यानी कि विकास में जो अनुभव होगा और जो आनुवंशिकी यानी कि जो आनुवंशिक गुण हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं उसमें कौन सा सिद्धांत इनके बारे में बताता है? तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा अंतःक्रियावादी सिद्धांत, यानी कि जब अंतःक्रिया होती है दो पक्षों में तो वह किसी प्रकार के सिद्धांत में, यानी कि वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अंतर्गत विकास में अनुभव और आनुवंशिकी दोनों को योगदान को स्वीकारता है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा अंतःक्रियावादी सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा कि स्टर्नबर्ग के अनुसार रहन सहन में समय सफलता में किस प्रकार की बुद्धि शामिल होती है? यानी कि स्टर्नबर्ग जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने रहन सहन में सफलता के लिए किस प्रकार की बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ माना है? तो मित्रों जो व्यवहारिक बुद्धि होती है, यानी कि जिस व्यक्ति की व्यवहारिक बुद्धि सर्वश्रेष्ठ होगी तो वह व्यक्ति रहन सहन में सफलता प्राप्त आसानी से कर लेगा। तो उसका सही उत्तर जो होगा वह होगा व्यवहारिक बुद्धि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी व्यक्ति के जैविक विकास के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? यानी कि किसी व्यक्ति का जो जैविक विकास होता है, यानी कि किसी व्यक्ति का जो संपूर्ण विकास होगा उसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाएगा? तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा परिपक्वता, यानी कि एक व्यक्ति जब परिपक्व होगा तभी उसका संपूर्ण जैविक विकास होगा। मित्रों जो हमारे ऑप्शन नंबर 2 और 3 है वो मित्रों सेम है, यानी कि इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा परिपक्वता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है हमारा कि किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के बारे में किए गए नकारात्मक और सकारात्मक मूल्यांकन को
किस शब्द से निरूपित किया है। यानी कि किसी व्यक्ति में जब स्वयं का वह मूल्यांकन करता है, यानी कि जब व्यक्ति स्वयं के बारे में मूल्यांकन करता है, चाहे वह नकारात्मक हो चाहे वह सकारात्मक हो, तो वह किस शब्द से निरूपित किया गया है। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा आत्मसम्मान। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपना आत्मसम्मान चाहता है, वह अपने सभी नकारात्मक गुणों को छुपाते हुए हमेशा सकारात्मक रूप से अपने गुणों का मूल्यांकन करता है। यानी कि वह अपना हमेशा आत्मसम्मान बचाना चाहता है। जब व्यक्ति स्वयं किसी चीज़ का मूल्यांकन करे, यानी कि वह व्यक्ति जो अपने स्वयं के बारे में मूल्यांकन करता है, तो वह हमेशा सकारात्मक चीज़ों को ही बताने का प्रयास करता है, ना कि नकारात्मक चीज़ों का, क्योंकि वह अपना आत्मसम्मान चाहता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा आत्मसम्मान। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है हमारा कि किस मनोवैज्ञानिक ने अल्बर्ट नामक एक छोटे बालक को शामिल करते हुए शास्त्रीय अनुबंधन पर एक प्रयोग किया। तो मित्रों यह प्रश्न जो है हमारा एक शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित है। मित्रों आपको पता होगा कि जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है वह दिया था इवान पेट्रोविच पावलोव ने, यानी कि इवान पावलोव ने। लेकिन मित्रों इसमें पूछा गया है कि किस मनोवैज्ञानिक ने अल्बर्ट नामक एक छोटे बालक को शामिल करते हुए, यानी कि वह कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने एक अल्बर्ट नाम के छोटे बालक को शामिल किया और शास्त्रीय अनुबंधन जो सिद्धांत है जो कि इवान पेट्रोविच पावलोव द्वारा दिया गया है उस सिद्धांत पर प्रयोग किए हैं। तो मित्रों आपको मैं बताना चाहूँगा कि यह प्रयोग जो किया है वह किया है जॉन वॉटसन ने। यानी कि जो वॉटसन जो हैं हमारे जो व्यवहारवाद के जनक कहे जाते हैं, वह जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है उसके सबसे बड़े समर्थक थे। तो उन्होंने स्वयं के ही बच्चे, यानी कि स्वयं का शिशु जो था उसका नाम था अल्बर्ट पर उन्होंने जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है उसके अंतर्गत प्रयोग किया है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा जॉन वॉटसन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि संवेदी रजिस्टर का कौन सा हिस्सा, जो संवेदी रजिस्टर का कौन सा हिस्सा पर्यावरण के दृश्य पहलुओं को कैप्चर करता है। यानी कि जो संवेदी रजिस्टर होता है उसका कौन सा हिस्सा जो पर्यावरण के दृश्य के जो पहलू होते हैं, मुख्य पहलू, उनको कैप्चर करता है, यानी कि उन्हें अपने में समाहित कर लेता है। तो वह क्या है। तो इसका सही उत्तर जो होगा मित्रों वह होगा प्रतिष्ठित स्मृति। यानी कि जब जो प्रतिष्ठित स्मृति जो होती है इसी के अंतर्गत व्यक्ति विभिन्न प्रकार की घटनाओं या दृश्यों को अपने अंदर समाहित करके या कैप्चर करके रख सकता है। गूंज स्मृति में भी नहीं रख सकता, नेत्र संबंधी स्केच पैड में भी नहीं रख सकता और दृश्य संग्रह में भी नहीं रख सकता। जो प्रतिष्ठित स्मृति होती है उसी के अंतर्गत एक संवेदी रजिस्टर का हिस्सा होता है जो प्रतिष्ठित स्मृति होता है, उसी में पर्यावरण के जो दृश्य होते हैं उनको कैप्चर करके रखा जा सकता है। तो उसका सही उत्तर जो होगा वह होगा प्रतिष्ठित स्मृति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों हमारा अगला प्रश्न जो है वह है यदि एक छात्र परामर्श लेता है तो इसका निम्नलिखित में से क्या कारण होता है। यानी कि मित्रों जब एक छात्र परामर्श लेता है, यानी कि वह किसी अन्य व्यक्ति से परामर्श लेता है, मान लीजिए कि वह शिक्षक से परामर्श ले, तो इसका मुख्य कारण क्या है। क्या वह पेशागत असमंजस है, क्या वह समझदार है, क्या वह मजबूती है, क्या वह श्रेष्ठता है। अगर मित्रों एक छात्र जो होगा वह समझदार होगा तो वह परामर्श नहीं लेगा। अगर उसकी प्रवृत्ति मजबूत होगी और श्रेष्ठ होगी तब भी वह परामर्श नहीं लेगा। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा पेशागत असमंजस। क्योंकि जब वह असमंजस में है, यानी कि जब वह भ्रम में होगा, तभी वह किसी अन्य व्यक्ति से कहें या किसी डॉक्टर से कहें या किसी शिक्षक से कहें या अपने अभिभावकों से कहें, तभी जाके वह परामर्श लेगा, अन्यथा वह परामर्श नहीं लेगा, क्योंकि वह पेशागत असमंजस में है। अगर एक व्यक्ति जब असमंजस में होगा तभी वह किसी अन्य व्यक्ति से परामर्श लेगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा पेशागत असमंजस। चलिए मित्रों हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दीर्घकालिक स्मृति में सूचना के भंडार में सहायता करने की तकनीक नहीं है। यानी कि जो दीर्घकालिक स्मृति जो होती है उसमें जो सूचना का भंडारण होता है उसमें कौन सी जो तकनीक है वह सहायता नहीं करती है। तो मित्रों इसके बारे में देखते हैं, क्या वह विस्तार है,
क्या वह रिहर्सल है, क्या वह चेकिंग है, क्या वह स्मृति विज्ञान है। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा चेकिंग। क्योंकि मित्रों जो विस्तार होता है, अगर किसी दीर्घकालिक स्मृति में अगर विस्तार हुआ तभी जाकर वह दीर्घकालिक बुद्धि होगी। जो रिहर्सल जो होता है मित्रों, जो हम रिहर्सल करते हैं किसी भी चीज़ का, तभी हम रिहर्सल कर पाते हैं जब हमारे अंदर एक दीर्घकालिक बुद्धि होगी। और जो स्मृति विज्ञान जो होता है, जो हमारा स्मृति विज्ञान जो होता है मित्रों, वह होगा तभी जाकर हम एक दीर्घकालिक स्मृति में सूचनाओं का भंडारण कर सकते हैं। अगर हमें स्मृति विज्ञान के बारे में किसी जानकारी से हम अगर अवगत नहीं है तो हम हमारी जो स्मृति होती है उसमें सूचनाओं का भंडारण नहीं कर सकते। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा चेकिंग। क्योंकि चेकिंग ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिसके अंतर्गत हम सूचनाओं का भंडारण करते हों। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा चेकिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि बहिर्मुखी व्यक्ति के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। यानी कि जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं उनके बारे में कौन सा कथन सत्य होगा। चलिए देखते हैं। क्या वह सामाजिक परिस्थितियों उनकी ऊर्जा में समाप्त कर देगी। जो सामाजिक परिस्थितियां होती हैं उनकी ऊर्जा में समाप्त कर देंगी। क्या वे सामाजिक स्थितियों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या उनको अंदर से ऊर्जा प्राप्त होती है कि वे अकेले काम करना पसंद करते हैं। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा वे सामाजिक स्थितियों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्योंकि जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें सर्वोपरि रखा गया है, यानी कि उन्हें संपूर्ण समाज का ज्ञान होता है और वह सामाजिक स्थितियों में अपने आप को ढालना चाहते हैं। अर्थात इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा कि वे सामाजिक स्थितियों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है हमारा कि एल्गोरिथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो एल्गोरिथम है, जो कि मित्रों एल्गोरिथम एक प्रणाली होती है, इसके अंतर्गत इनमें कौन सा कथन सही बताया गया है। तो चलिए मित्रों देखते हैं। एल्गोरिथम एक विशिष्ट समस्या को हल करने के उद्देश्य से अनुसरण करने के लिए चरणों का एक समूह है। मित्रों वैसे तो ये पहला वाला ऑप्शन ही हमें सही लग रहा है, इस पर एक बिंदु रख लेते हैं। नीचे वाले ऑप्शनों को भी देखते हैं कि एल्गोरिथम एक अनुभव सिद्ध नियम है जो किसी कार्य के बारे में कुछ मार्गदर्शन देता है लेकिन निरंतर समाधान की गारंटी नहीं देता है। मित्रों ये तो गलत है। अगला ऑप्शन देखते हैं। एक एल्गोरिथम की सफलता इसके निष्पादन के दौरान उठाए गए चरणों के अनुक्रम से स्वतंत्र है। मित्रों ये भी गलत है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं कि एल्गोरिथम एक अनुभव सिद्ध नियम है। मित्रों ये तो बात सत्य है कि एल्गोरिथम एक अनुभव सिद्ध नियम है जो किसी कार्य को करने के लिए कुछ मार्गदर्शन देता है और हर बार समाधान की गारंटी देता है। मित्रों ये बात तो गलत है कि हर समय समाधान की गारंटी देता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि विचलन बुद्धि उपलब्धता शब्द का प्रयोग किसने किया। मित्रों जो विचलन बुद्धि उपलब्धता शब्द है, यानी कि डेविएशन इंटेलिजेंट क्विट, इस शब्द का प्रयोग किसने किया है। तो मित्रों इस शब्द का जो प्रयोग किया है वह किया है डेविड वेस्टलर ने। यानी कि जो विचलन बुद्धि उपलब्धता शब्द का प्रयोग किया है वह किया है डेविड वेस्टलर ने। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा डेविड वेस्टलर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है हमारा कि अकादमिक पाठ्यक्रम लिंग भेदभाव को कैसे बढ़ावा देता है। जो अकादमियों में जो पाठ्यक्रम होता है वह लिंग भेदभाव को, यानी कि दो लिंगों में कैसे भेदभाव किया जा रहा है उनको बढ़ावा देता है। वह कौन सा कारण है। चलिए देखते हैं कि पुरुष की तुलना में महिलाओं की उपलब्धियों का बहुत कम उल्लेख करना। अगला ऑप्शन देखते हैं कि पुरुष और महिला छात्रों के बीच अनैतिक ग्रेडिंग। मित्रों ये तो नहीं हो सकता। चलिए अगला देखते हैं। केवल पुरुष छात्रों के लिए गणित और विज्ञान पाठ्यक्रम केंद्रित करना। मित्रों ये भी नहीं होगा। अगला देखते हैं। महिला शिक्षा की तुलना में पुरुष शिक्षा के प्रति
असमान व्यवहार प्रदर्शित करना। मित्रों ये भी नहीं होगा। मित्रों इसका सही ऑप्शन जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि जो अकादमिक पाठ्यक्रम होता है उसमें लिंग के भेदभाव को एक पुरुष की तुलना में महिलाओं की उपलब्धियों को बहुत कम उल्लेख करना, जो कि एक लैंगिक भेदभाव को दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि फोनोलॉजिकल कोर कमी वाले बच्चे खाली स्थान से पीड़ित होते हैं। जो फोनोलॉजिकल कोर कमी वाले बच्चे जो होते हैं वह पीड़ित होते हैं, यानी कि जो फोनोलॉजिकल यानी कि जो फोनोलॉजिकल रोग है वह मित्रों हमारा है, यह संबंधित है पढ़ने संबंधी विकार से। जो फोनोलॉजिकल रोग होता है वह होता है पढ़ने संबंधी विकार से। पढ़ने संबंधी विकार से, क्योंकि जब एक बच्चे को पढ़ने में समस्या आती है तो वह एक फोनोलॉजिकल नामक रोग से पीड़ित हो जाता है। तो जो पढ़ने संबंधी विकार आता है वह आता है डिसलेक्सिया के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा डिसलेक्सिया। चलिए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि एक पिता अपने 4, 6 और 12 वर्ष की आयु के सभी बच्चों से उम्मीद करता है, यानी कि एक पिता जो है उनके 3 पुत्र हैं, एक 4 वर्ष का, एक 6 वर्ष का, एक 12 वर्ष का। वह उन सभी बच्चों से उम्मीद करता है कि वे एक साथ समान विषय सीखें, यानी कि वो तीनों बच्चे एक साथ समान विषय सीखें। तो यह विकास के किस सिद्धांत का खंडन करता है? तो जो एक पिता ने एक बच्चे के विकास के बारे में जो सोचा है कि सभी बच्चे एक साथ एक समान विषय सीखें, यह विकास के किस सिद्धांत का खंडन करता है? तो मित्रों देखते हैं वह कौन सा सिद्धांत है जिसका यह खंडन कर रहा है। तो मित्रों विकास की अलग अलग दरें होती हैं, क्या इसका खंडन कर रहा है? क्या विकास सरलता से जटिलता की ओर आगे बढ़ता है, इसका खंडन करता है? मित्रों ये तो बिल्कुल गलत है। कि विकास परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है, क्या इसका खंडन करता है? मित्रों में से यही सही है। नीचे वाला भी देखते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। हाँ ये बात तो सत्य है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन जो प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है कि एक पिता अपने 4, 6 और 12 वर्ष के आयु के सभी बच्चों से उम्मीद करता है कि वे एक साथ समान विषय सीखें, यह विकास के किस सिद्धांत का खंडन होगा? तो मित्रों यह खंडन होगा वह होगा विकास की परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है, क्योंकि विकास जो होता है वह परिपक्वता और अधिगम पर निर्भर करता है, क्योंकि एक बालक जितना परिपक्व होगा वह उतना ही अधिगम करेगा। अगर इस प्रश्न में हम कहें जो 4 और 6 वर्ष के बालक हैं उनकी अपेक्षा में जो 12 वर्ष का बालक है वह अधिक परिपक्व है और वह अधिक सीखेगा तथा अधिक अधिगम करेगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा मित्रों कि बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस, यानी कि जो इंटेलिजेंसी होती है, जो बुद्धिमत्ता होती है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो कई अवस्थाओं की श्रृंखला के माध्यम से बढ़ती और विकसित होती है। यानी कि जो बुद्धि की प्रक्रिया है वह कई अवस्थाओं, कई श्रृंखलाओं के साथ बढ़ती है, विकसित होती है। जो छोटे बच्चों बनाम बड़े बच्चों की सोच के बीच गुणवत्ता और मात्रात्मक दोनों अंतर हैं, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो मित्रों जो अवस्थाओं का सिद्धांत है, जो कि विकास की अवस्थाओं का सिद्धांत है, जो कि सिद्धांत वह दिया है जीन पियाजे जी ने। तो मित्रों जो जीन पियाजे जी हैं उन्होंने विकास की अवस्थाओं के को 4 अवस्थाओं में रखा है, यानी कि जो पहली अवस्था जो होती है वह होती है 0 से लेकर 2 वर्ष तक, और दूसरी अवस्था जो होती है वह होती है 2 से लेकर 7 वर्ष तक, और जो तीसरी अवस्था जो है वह है 7 से लेकर 11 वर्ष तक, और जो अंतिम जो अवस्था है वह है 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक। यानी कि जो बुद्धि के बारे में जो अवस्थाओं की श्रृंखला का सिद्धांत दिया है वह दिया है जीन पियाजे जी ने। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा जीन पियाजे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। मित्रों अगला प्रश्न है हमारा कि विशेष रूप से खाली स्थान के विकास के कारण शिशु गतिशील होने में सक्षम है, यानी कि विशेष रूप से किस चीज़ के कारण
जो विकास होता है उसमें एक शिशु होता है वह गतिशील होने में सक्षम हो, यानी कि वह निपुण हो। केवल मोटर क्षेत्र में ना तो संवेदी और ना ही क्रियात्मक क्षेत्र में, केवल संवेदी क्षेत्र में या संवेदी और क्रियात्मक दोनों क्षेत्रों में। तो मित्रों इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा संवेदी और क्रियात्मक दोनों क्षेत्रों में, क्योंकि जब वह इन दोनों क्षेत्रों में परिपक्व होगा तभी वह आगे गतिशील होगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा संवेदी और क्रियात्मक दोनों क्षेत्रों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि खाली स्थान की कमी, यानी कि किस चीज़ की कमी बीमारियों का कारण बन सकता है, जो बच्चों की बुद्धि और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यानी कि वह कौन सा कारण है जिसके कारण एक बच्चे की बुद्धि और विकास में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो मित्रों इसके बारे में देखते हैं। क्या वह मानसिक बीमारी है, क्या वह रक्ताल्पता है, क्या वह कुपोषण है, क्या वह नैदात्मिक अवसाद है। तो मित्रों जो कुपोषण जो होता है उसी के कारण एक बच्चे में उसकी बुद्धि और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी कि एक बच्चा अगर कुपोषित होगा तो उसी के कारण उसमें मानसिक बीमारियों से वह ग्रसित होगा, उसी के कारण उसमें रक्त अल्पता आएगी, और जो निंदात्मक अवसाद होते हैं वह भी कुपोषण के कारण होते हैं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए हमारा आज का अंतिम प्रश्न हम देखते हैं कि वह क्या है कि खाली स्थान गुणारोपण किसी व्यक्ति की आंतरिक विशेषताओं के व्यवहार का कारण बताता है। यानी कि वह कौन सा कारण है जो गुणारोपण किसी व्यक्ति की आंतरिक, यानी कि जो आंतरिक विशेषताओं के कारण व्यवहार का कारण बताता है। तो इसका जो सही उत्तर जो होगा वह होगा फैलाव। क्योंकि मित्रों जब किसी चीज़ का फैलाव होगा तभी हम कह सकते हैं कि फैलाव गुणारोपण, यानी कि जो फैलाव का गुणारोपण होता है वो किसी व्यक्ति की आंतरिक विशेषताओं के व्यवहार का कारण बनता है। यानी कि किसी भी चीज़ का अगर फैलाव होता है तो वह किसी मनुष्य, व्यक्ति या शिशु के आंतरिक विशेषताओं के व्यवहार का कारण बन जाता है। ना सांस्कृतिक चीज़ें होती हैं इसके अंतर्गत, ना पर्यावरण होता है, ना स्थिति तन्य होता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह होगा फैलाव। तो मित्रों मैं आशा करता हूँ कि आपको जो सभी के सभी जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो आपको समझ में भी आए होंगे और हो सकता है आपको अच्छे से याद भी हो गए हों। तो मित्रों मुझे ऐसी उम्मीद है कि यह प्रश्न भी जो हमारी आगामी परीक्षाएं, चाहे वह सीटेट हो चाहे एमपीटेट हो, जो कि हमारी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में होने वाली है, जो कि अभी हाल ही में जो एक महामारी चल रही है जो कि कोरोना वायरस, उसके कारण यह कुछ दिनों तक स्थगित कर दी गई है। जो कि जैसे ही यह महामारी हमारे देश से नष्ट होगी तो उसके तुरंत बाद ही यह परीक्षा भी होने की पूर्ण संभावना है। तो यह प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो मित्रों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अत्यंत ही पसंद आया होगा। तो चलिए मित्रों आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। जय हिंद।